नमस्कार। गौरव गरियाबंद के तहत ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसमें सभी मुख्य विषय जो हैं और उसके मुख्य टॉपिक पर चर्चा की जाती है और उसका अध्यापन कराया जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र वर्मा, लेक्चरर इन साइंस, गवर्नमेंट हाई स्कूल हरदी। मैं आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि लाइफ प्रोसेस यूनिट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। अभी अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो हाफ ईयरली में इससे लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें था न्यूरॉन की संरचना को सचित्र समझाइए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही में 3 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था पीयूष ग्रंथि वाला था। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन था 1 नंबर का, जो क्वेश्चन था ऐसे कौन सी ग्रंथि है जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं। तो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन को समझते हैं। रासायनिक समन्वयन। पौधों में जीवों में 2 प्रकार का कोऑर्डिनेशन जो है देखने को मिलता है। एक तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और दूसरा नर्वस कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में हार्मोनल कोऑर्डिनेशन रासायनिक समन्वयन कहलाता है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में रासायनिक पदार्थों के द्वारा जब हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाविधियों का नियंत्रण किया जाता है, रासायनिक समन्वयन कहलाता है। रासायनिक समन्वयन की क्रियाविधि में हम देखते हैं कि जैसे हमारे शरीर में वृद्धि की क्रियाविधि है, साथ ही साथ उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में होने वाली जो परिवर्तन जो होते हैं उसकी क्रियाविधि है, और डाइजेशन की क्रियाविधि है। बहुत सारी क्रियाविधियां जो होती है रासायनिक पदार्थों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रासायनिक समन्वयन कहलाता है। रासायनिक समन्वयन में यदि हम प्लांट में रासायनिक समन्वयन की बात करें, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट,
तो बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं पौधों में मुक्त होते हैं और इसमें बहुत सारी क्रियाविधियों का नियंत्रण करता है। जैसे सबसे पहले हम देखें तो ऑक्सिन हार्मोन्स, ऑक्सिन हार्मोन्स इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये जो है पौधों के तने एवं जड़ की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है। साथ ही साथ बीज रहित फल उत्पादित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा कार्य देखें तो खरपतवार का नियंत्रण, खरपतवार के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट सेकेंड हार्मोन्स के बारे में देखें तो सेकेंड हार्मोन्स है जिब्रेलिन हार्मोन्स। इसके कार्यों को देखें हम तो जिब्रेलिन हार्मोन्स का कार्य जो होता है वो एक तो ये जो है तने की लंबाई में वृद्धि करता है, और दूसरा कार्य देखें हम तो आनुवंशिक रूप से बौने पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट देखें हम तीसरा महत्वपूर्ण हार्मोन्स देखें साइटोकाइनिन हार्मोन्स। साइटोकाइनिन हार्मोन्स इसके कार्यों को देखें हम तो एक तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य देखें तो बीजों की प्रसुप्तता को समाप्त करता है। चौथा हार्मोन्स देखें तो एब्सिसिक एसिड, ये चौथा हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इसका कार्य देखें तो इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है ये पौधों की विपरीत परिस्थितियों में रक्षा करता है। विपरीत परिस्थितियों में रक्षा करता है। तो दूसरा कार्य देखें ये पतझड़ की क्रियाविधि को बढ़ाता है। नेक्स्ट कार्य देखें इसका तो रंध्र को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। पांचवा महत्वपूर्ण हार्मोन्स देखें तो पांचवा हार्मोन्स है एथिलीन हार्मोन्स। एथिलीन हार्मोन्स का कार्य है ये फलों के पकने में सहायक होता है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है ये तने की लंबाई में भी सहायक होता है।
एथिलीन हार्मोन्स की एक अच्छी क्वालिटी देखें तो ये एक्चुअल में ये हार्मोन्स जो है गैसी फॉर्म में उपस्थित होता है। तो ये है प्लांट हार्मोन्स, और ये जो है सभी हार्मोन्स जो है पौधे में विभिन्न प्रकार की क्रियाविधियों का नियंत्रण करता है। अगर हम परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन के बारे में देखें तो ये सारे जो हार्मोन्स है ये पूछे जा सकते हैं कि पादप हार्मोन्स एवं उनके कार्यों को समझाइए। तो इसमें जो है अगर हम 3 नंबर का क्वेश्चन देखें तो जो कि पिछले हाफ ईयरली क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसमें हम 2 हार्मोन्स को बताकर उनके कार्यों को जो है बता सकते हैं, या 3 हार्मोन्स को बताकर उसके कार्यों को बता सकते हैं। ये 3 नंबर जो होता है कवर कर लेता है। साथ ही साथ यदि हम 1 नंबर के क्वेश्चन को देखें हम, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में सबसे आने वाला जो क्वेश्चन है ऑक्सिन हार्मोन्स को पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधे की लंबाई में सहायक होता है। और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन जो होते हैं वो खाली स्थान में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें हम, इसी में ही एक और क्वेश्चन बनता है खाली स्थान के लिए ही, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये प्लांट हार्मोन्स का कौन सा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, या खाली स्थान हार्मोन्स गैसीय अवस्था में होता है। तो हम देखेंगे यहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही बन जाता है। तो यहां से टोटल जो है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो होता है बनता है, जिसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन जो है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए हम एनिमल हार्मोन्स। नेक्स्ट जो है देखते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। जंतुओं में रासायनिक समन्वयन। जिस प्रकार से पौधों में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उनकी विभिन्न प्रकार की क्रियाविधियों को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से हमें भी बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जो होते हैं ग्रंथियों के माध्यम से बनते हैं, और बहुत सारी क्रियाविधियों का नियंत्रण जो होता है हार्मोन्स के माध्यम से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए हमें वृद्धि होती है उम्र के साथ साथ जो है, जो कि हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। साथ ही साथ उम्र के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन जो होते हैं देखने को मिलता है, जो कि हार्मोन्स की वजह से होता है। और उपापचयी क्रियाएं जो है मेटाबॉलिज्म की क्रियाविधि वो भी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी जो घटनाएं जो होती है जिससे हमको जो है सोचने समझने एवं निर्णय लेने की जो क्षमता जो आती है वो सभी जो होते हैं हार्मोन्स के माध्यम से कंट्रोल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जो है हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है और उसके द्वारा कौन सा हार्मोन जो होता है रिलीज होता है और उसका कार्य क्या होता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये भी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि जंतुओं में पाए जाने वाले ग्रंथि एवं उसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स एवं उसका कार्य लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्रोथ हार्मोन्स। सबसे पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड।
पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं डिस्चार्ज किया जाता है और बहुत सारी क्रियाविधियों का नियंत्रण जो होता है पीयूष ग्रंथि के माध्यम से या उसके द्वारा निकला गया जो हार्मोन्स होता है बहुत सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जिसमें सबसे पहला हार्मोन्स है इसका पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो रिलीज हार्मोन्स है, जिसमें सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स के कार्य को देखें हम तो ये जो है लंबाई में वृद्धि करता है, उम्र के साथ साथ हमारी लंबाई में जो वृद्धि होती है वो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से होता है। दूसरा महत्वपूर्ण हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH। ये हार्मोन्स जो होता है थायराइड ग्रंथि को उसके हार्मोन्स को स्त्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, ताकि थायराइड जो है अपना जो हार्मोन्स है थायरॉक्सिन हार्मोन्स वो बहुत ही अच्छे से डिस्चार्ज करे और जिससे उसके द्वारा जो होने वाली जो प्रोसेस है क्रियाविधि है वो सुचारू रूप से चलता रहे। तीसरा हम हार्मोन्स देखें तो तीसरा महत्वपूर्ण हार्मोन्स है एड्रिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स। एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स जो है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है ताकि वो जो है उसका हार्मोन्स डिस्चार्ज हो सके और वो अपना काम कर सके। नेक्स्ट देखें हम चौथा महत्वपूर्ण हार्मोन्स है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ओवरी एंड टेस्टिस, इसको उसके हार्मोन्स के को स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, जैसे थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, एड्रिनल ग्लैंड का नियंत्रण करता है, फोलिकल जनन ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी ग्रंथियों का नियंत्रण जो है किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथि देखें तो दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है मुक्त किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स डिस्चार्ज किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, और इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है ये मेटाबॉलिज्म्स की क्रियाविधि में हेल्प करता है, उपापचयी क्रियाओं में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन्स थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है। नेक्स्ट तीसरा ग्रंथि देखिए हम पैराथायराइड ग्लैंड।
पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा पैराथार्मोन्स मुक्त किया जाता है, और इसके द्वारा कैल्शियम एवं फॉस्फेट आयन का नियंत्रण करता है। ये हार्मोन्स है पैराथार्मोन्स, कैल्शियम आयन एवं फॉस्फेट आयन का नियंत्रण। नेक्स्ट ग्रंथि देखिए हम, चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथि देखें तो एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ये जो है एड्रिनलिन हार्मोन्स का स्त्रावन करता है, और इसका कार्य देखें हम एड्रिनलिन एवं नॉन एड्रिनलिन हार्मोन्स का डिस्चार्ज करता है, और ये विपरीत परिस्थितियों में रक्षा करता है। सोचने समझने की क्षमता लाता है। नेक्स्ट देखिए हम, पांचवा महत्वपूर्ण ग्रंथि जो कि जनन ग्रंथि है, जिसमें है ओवरी। इसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है मुक्त किए जाते हैं, जो कि जनन संबंधी क्रियाविधियां का नियंत्रण करता है। ये ग्रंथि जो है फीमेल में पाई जाती है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स मुक्त करता है, और ये फीमेल में जनन संबंधी क्रियाविधियों का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है इसी में ही छठवीं ग्रंथि जो है टेस्टिस। इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मुक्त किया जाता है, और यह जो है मेल में जनन संबंधी क्रियाविधि का नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्रंथियों के द्वारा बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जो होते हैं मुक्त किए जाते हैं, और ये रासायनिक पदार्थ जो है हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाविधियों का नियंत्रण करता है। तो हम ये कह सकते हैं। और हाँ, अगर हम परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन के लिए देखें तो पिछले साल जो है थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स, इसको जो है खालिस्तान में पूछा गया था, और पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन्स है उसका कार्य है उसको पूछा गया था। तो इस समय जो है अगर परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन के लिए देखें हम, तो इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें एनिमल हार्मोन्स ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स एवं उसके कार्यों को समझाइए, ये पूछा जा सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं आप, जंतुओं में नर्वस कोऑर्डिनेशन अर्थात तंत्रिकी समन्वयन। नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जंतुओं में रासायनिक समन्वयन।
बहुत सारी क्रियाविधियां ऐसी होती है जो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित नहीं होता, तो उसको जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे शरीर को में बहुत सारे कार्यों का नियंत्रण होता है, जैसे कि सोचने समझने की क्षमता है, साथ ही साथ बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाविधियां हैं, जैसे हृदय की गति है, श्वसन की क्रियाविधि है, ट्रांसपोर्टेशन की क्रियाविधि है। इन सारी क्रियाविधियों का नियंत्रण जो होता है नर्वस के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाविधियां हैं। अनैच्छिक क्रियाविधियों में जैसे श्वसन की क्रियाविधि है, पाचन की क्रियाविधि है और ट्रांसपोर्टेशन की क्रियाविधि है। ये सारी क्रियाविधियां जो है अनैच्छिक क्रियाविधि के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ जो है बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया, इसका भी नियंत्रण जो होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो तंत्रिकी समन्वयन देखने से पहले हम सबसे पहले जो है तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है न्यूरॉन, उसकी संरचना के बारे में समझते हैं। न्यूरॉन की जो संरचना है वो अभी अर्धवार्षिक पेपर में हाफ ईयरली क्वेश्चन में 4 नंबर का के क्वेश्चन में ये आया था। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसकी संरचना को समझते हैं सबसे पहले जो है, उसके बाद फिर जंतुओं में रासायनिक समन्वयन जो है कैसे होता है उसको समझेंगे। ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है, जिसमें हम देखें तो इसका सेंटर पार्ट जो होता है साइटोन कहलाता है। साइटोन जो होता है आगे जाकर बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ये ब्रांचेज होता है डेंड्रॉन कहलाता है, और फिर यही डेंड्रॉन जो है आगे जाकर फिर और बहुत सारे ब्रांचेस बनाते हैं जिसको डेंड्राइड कहा जाता है। ये डेंड्राइड जो होता है कोशिकाओं में टिश्यूज में जाके फैला हुआ रहता है, और वहां पे जितने भी सिग्नल्स जो मिलते हैं, मैसेजेस जो मिलता है, उसको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। अगर हम न्यूरॉन की न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की इकाई कही जाती है, और यह जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहलाता है, या सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन जो है। नेक्स्ट देखते हैं आप मस्तिष्क की संरचना के बारे में। मस्तिष्क की संरचना में इसकी क्रियाविधि को समझते हैं।
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बीच बीच में पूछे जाते हैं, जैसे कि अनैच्छिक क्रिया विधियां क्या है, इसका नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग से किया जा सकता है, या फिर अनैच्छिक क्रिया विधि एवं प्रतिवर्ती क्रिया विधि में क्या अंतर है, समझाइए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, जो कि पिछले बार ईयरली एग्जाम में पूछा गया था। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, इसके माध्यम से हम कुछ ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि एक परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर हम ब्रेन की संरचना की बात करें तो ब्रेन जो होता है 3 भागों में बटा हुआ होता है, जिसमें सबसे पहला जो होता है फोर ब्रेन, जिसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है।
अग्र मस्तिष्क जो है पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग बनाता है और बहुत सारी क्रियाविधियों का नियंत्रण जो होता है इसके द्वारा किया जाता है। खासकर जितने भी ऐच्छिक क्रियाविधियां हैं उसका नियंत्रण जो होता है फोर ब्रेन के द्वारा किया जाता है। इसको प्रोसेंसेफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके पार्ट के बारे में देखें तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो गंध जैसी संवेदनाओं को ग्रहण करता है। गंध जैसी संवेदनाओं को ग्रहण करने में हेल्प करता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पार्ट देखें तो ये होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग बनाता है और बहुत सारी क्रियाविधियों का नियंत्रण जो होता है सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। बहुत सारी जो ऐच्छिक क्रियाविधियां हैं जैसे सोचने समझने की क्रियाविधि, सोचने समझने की क्रियाविधि है, स्मरण रखने की क्रियाविधि है, साथ में सर्दी है, गर्मी है, प्रकाश है इत्यादि का अनुभव जो होता है सेरिब्रम के माध्यम से होता है। इसके साथ साथ क्रोध आना, इमोशनल होना, ये सारी क्रियाविधियां जो है सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हम इसका तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन ये दो भागों में बटा हुआ रहता है जिसमें पहला है थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। थैलेमस के कार्य को देखिए हम तो थैलेमस का महत्वपूर्ण कार्य होता है ये गर्मी है, सर्दी है, दर्द का अनुभव है, ये सारी क्रियाविधियों का नियंत्रण थैलेमस के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस की बात करें हम तो ये भूख, प्यास, निद्रा इत्यादि क्रियाविधि का नियंत्रण करता है। ये फोर ब्रेन का पार्ट है ऑल्फैक्टरी बल्ब, सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन। और इसके द्वारा जो जितनी भी ऐच्छिक क्रियाविधियां जो है उसका नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हम दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट इसका मिड ब्रेन, इसको मिसेंसेफेलॉन भी कहा जाता है। मिसेंसेफेलॉन यह मुख्यतः जो है अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ये दो महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना हुआ होता है जिसमें सबसे पहला है सेरिब्रल पिंडलकल और दूसरा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सेरिब्रम पिंडलकल का कार्य होता है ये अग्र एवं पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है ये जो है देखने एवं सुनने जैसी क्रियाविधियों का नियंत्रण करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो मिड ब्रेन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हम मस्तिष्क का तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट हाइंड ब्रेन।
इसको रोम्बोसेफेलॉन भी कहा जाता है। रोम्बोसेफेलॉन ये जो है बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो नीचे जो दिख रहा है ये जो है रोम्बोसेफेलॉन या हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। ये बहुत सारे भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला होता है पॉन्स। पॉन्स जो होता है ये लार है, अश्रु है इत्यादि जैसी क्रियाविधियों का नियंत्रण करता है। लार आने की क्रियाविधि है, अश्रु आने की जो क्रियाविधि है, इन क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है पॉन्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट देखिए इसका, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य होता है, ये जो है हृदय की गति का नियंत्रण है, साथ ही साथ मांसपेशियों का संकुचन एवं शिथिलन है, रुधिर वाहिनियों का संकुचन एवं शिथिलन है इत्यादि क्रियाविधियों का नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क जो है बहुत सारी क्रियाविधियों का नियंत्रण करता है, और जो क्रियाविधियां जो है मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होती उसका नियंत्रण जो होता है हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है तथा इसका नियंत्रण जो है कैसे किया जाता है। हो गया क्या? हाँ ये 5 मिनट का ही, ज़्यादा नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन ये परीक्षा उपयोगी के क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मनुष्य में होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कैसे होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण जो है किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। ये ब्रेन से निकला हुआ एक महत्वपूर्ण नर्व होता है जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम तक फैला रहता है, और इसके द्वारा बहुत सारे जो अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रियाविधियां जो है उसका नियंत्रण किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया की बात करें तो प्रतिवर्ती क्रिया हमारे शरीर में अचानक होने वाली जो क्रियाविधियां होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आंख के सामने अगर कुछ आ जाता है तो पलकें जो होती है अचानक बंद हो जाती है। कोई पिन चुभा रहा है हाथों में तो हाथ जो होता है हट जाता है। तो इन सारी क्रियाविधियों को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण जो होता है किस प्रकार से होता है वो समझते हैं। सेंसरी हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल जो होता है कैसे होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे हमारा हाथ जो है अचानक से किसी गर्म वस्तु पे चला गया तो तुरंत जो होता है हमारा हाथ जो होता है हट जाता है। तो इसके लिए कैसे कार्य करता है स्पाइनल कॉर्ड उसको समझते हैं। तो जैसे हमारा हाथ जो है गर्म पानी में चला गया तो सेंस को ग्रहण करता है हमारा स्किन जो होता है, और उसको उस मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड पुनः जो है मोटर न्यूरॉन के द्वारा उस सूचना को इफेक्टिंग ऑर्गन्स तक लेके आता है और हमारा हाथ जो होता है वो हट जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है उसका नियंत्रण जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है, और इसका मैसेज जो होता है ब्रेन में बाद में जाता है, और ब्रेन को बाद में पता चलता है कि हमारे शरीर में ऐसी कुछ घटनाएं हो रही थी जिसका नियंत्रण जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हो गया होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण जो है कैसे होता है, समझाइए। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है।